ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे ना पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। ऐसा इसलिए कि सही सम्मान योग्यता में है, ना कि उसे किसी से पाने में। मार्क ट्वेन ने ये बात कही है। वैवाहिक संबंधों में बढ़ती संवेदनहीनता, आजकल आप लोग जो हाल देख रहे हैं, और ये चिंताजनक भी है। और हम सबको सोचना भी चाहिए कि हमारे पारिवारिक जो जड़ें हैं इतनी कमजोर कैसे हो रही हैं। तो समाज को भयभीत और बेचैन कर देने वाली आपराधिक घटनाओं में युवाओं की भागीदारी चिंताजनक है। वैवाहिक संबंधों में संवेदनहीनता के मामलों में युवक युवतियों की दिशाहीनता सचमुच चिंतनीय हो चली है। साथ रहने जीने वाले इंसान के साथ क्रूरता आखिर कहां से आ रही है? शादीशुदा जीवन को मजबूती देने वाले साथ का भाव और ठहराव कहाँ खो गया? दुर्भाग्यपूर्ण है कि मन से चुने रिश्तों में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। हर तरह की सामाजिक पारिवारिक दबाव से परे प्रेम विवाह कर घर बसाने वाले भी साथ निभाने के समझ से दूर हो रहे हैं। आप देखिए, लव मैरिज करते हैं तो उसमें अपनी मर्जी से सब कुछ होता है, फिर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं। इन स्थितियों को कहीं ना कहीं दायित्व निर्वहन से भागने की मना स्थिति से जोड़कर देखा जा सकता है। हर मामले में खुद को प्रगतिशील मानने वाली यह पीढ़ी समझ के मोर्चे पर इतनी दिशाहीन है कि मन ना मिलने पर वैवाहिक रिश्ते में अलगाव का उचित रास्ता चुनने के बजाय दुर्दांत अपराध कर बैठने का मार्ग पकड़ रहे हैं। साझे जीवन में हिंसक घटनाओं का यह अंतहीन सिलसिला पारिवारिक व्यवस्था की नींव ढाने वाला है। आक्रोश भर नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत किसी अपने के जीवन को छीनने के मामले डरावने भरोसे को डिगाने वाले हैं। मेरठ का कांड आप लोगों ने देखा ही है। समाज की नींव माने जाने वाली विवाह व्यवस्था के छिजते हालात को सामने रखते हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना में बिखरते भरोसे के हालात को देखा जा सकता है। इस मामले में युवती के माता पिता ने उसके लिए कठोर दंड की मांग की है। और देखिए, हत्या तो की, जिस तरह से हत्या की और उसके बाद हत्या के बाद उसने जो कारनामा किया वो लेकर आप देखते हैं कि चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए। और मुझे लगता है इंसान से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। और आरोप है कि इस विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बर्बरता से मारने के बाद शव के टुकड़े कर ड्रम में रखकर चिनाई करा दी। यह कृत्य करने के बाद महिला प्रेमी के साथ घूमने चली गई। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? और इस मामले की योजना पिछले साल से ही बन रही थी। घटना को अंजाम देने से पहले युवती ने परिजनों, आस पड़ोस के लोगों को बर्बाद करने की पूरी रणनीति बनाई। चिकित्सक को झूठ बोलकर नींद की दवाई ली गई और यह दवा देकर पहले पति को बेहोश किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। युवती ने घटना को अंजाम देते समय अपनी 5 वर्षीय बेटी की भविष्य की चिंता भी नहीं की। और असल में ऐसे अधिकतर मामलों के पीछे अवैध संबंध, धन का लालच या साथी से छुटकारा पाने जैसे अहम कारण होते हैं। दुखद है कि अब युवतियों भी भटकाव का शिकार हो रही हैं। बिखराव भरा मानस केवल पारिवारिक संबंधों से जुड़े दायित्वों से दूर कर रहा है, बल्कि स्वयं को थामने से संभालने की सोच भी नदारद है। सशक्त होने की गलत फहमी में दूसरों पर भावनात्मक निर्भरता बढ़ गई रही है। और इस तरह के मामले युवाओं में विफल विवाह से विषाक्त हुई मना स्थिति को बनाएगी तो है ही। और भावी जीवन में संबंधों के अव्यवहारिक रंग जीने और अवास्तविक स्वप्नों के भ्रम जाल में फंसने की आप देखते हैं कि क्या तब फंसने की तस्दीक करते हैं। और आप देखिए, नतीजतन आत्मीय जुड़ाव की संवेदनाएं खत्म हो जाने का परिणाम कभी खुद खत्म कर देते हैं, तो कभी आप देखते हैं कि क्या साथी का जीवन छीनने तक ले जाता है। और आप देखिए, ऐसे मामलों की जड़ में लालच और अवैध संबंध भी होते हैं। जीवन भर साथ चलने के वादों से शुरू हुई यात्रा में अविश्वास और उलाहने जगह बना लेते हैं। दुखद है कि अंतरजाल की दुनिया से किसी की जान लेने और बच निकलने की युक्तियां खोजने वाले युवक युवतियां कानूनी ढंग से अपने रास्ते अलग करने की समझ नहीं जुटा पाते हैं। उलझन के दौर में भी अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श नहीं करते। एक उलझाऊ रिश्ते से निकलने के बजाय दूसरे दिशाहीन करने वाले संबंधों में उलझते जाते हैं। हालिया समय में तलाक के ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं
और जिनकी वजह रिश्ते में संवाद ना होने के कारण शक अपनी जगह बना लेता है। और आप सोचिए, जितनी हमारे घर में, आपके घर में माँ बाप में लड़ाई होती रहती थी, उतने में आजकल आप देखते हैं कि तलाक हो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये हालत बन चुकी है। और दूसरी एक बात और आप देखते हैं कि ये लव मैरिज जो प्रेम विवाह होता है, ये दोनों परिवारों के खिलाफ जाकर लोग शादियां कर लेते हैं। फिर भी आप देखते हैं कि उनकी शादी कुछ टाइम के बाद टूट जाती है। आज के दौर में वर्चुअल स्क्रीन में झांकते रहने की आदत भी युवाओं को संबंधों के धरातल से जुड़ी समझ से दूर कर रही है। समस्या है भी कि प्रेम की बुनियाद पर जिंदगी साथ बिताने का निर्णय करने वाले भी एक दूसरे के साथ बराबरता करने से नहीं चूक रहे हैं। युवा पीढ़ी यह भूल रही है कि प्रेम विवाह हो या परंपरागत रूप से परिजनों के सुझाव से जोड़े गए रिश्ते निभाव के लिए समर्पण का अभाव आवश्यक है। दोनों ही ओर से साझी जिंदगी में भरोसे के भाव का पोषण करना जरूरी है। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सहनशीलता और सम्मान शादी की बुनियाद है। इतना ही नहीं, शादी को जिंदगी की नई शुरुआत भी माना जाता है। नए रिश्तों की नई दुनिया में कुछ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी मिलती हैं। दायित्वों का भान और आपसी भरोसा ना हो तो वैवाहिक संबंध डगमगाने लगते हैं। और एक बात तो आप भी जानते हैं, बात यह है कि आप देखें आजकल सहन शक्ति कहाँ बची हुई है। लोग आप देखिए छोटी छोटी बातों को इतना बतंगड़ बना देते हैं और रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। और मैं कहता हूं कि हर कोई भी समस्या है उसका बैठकर बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। मौजूदा दौर में छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी अपनी राय अलग कर रहे हैं। ऐसे में साथ संवाद और संवेदनाएं ही अहम है। ऐसा ना होने पर वैवाहिक रिश्ते में बंधे युगल को समझना चाहिए कि आपराधिक और नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने से बेहतर अलग होने का सही राह चुन लें। हाल के वर्षों में ऐसे मामले तेजी से बढ़े जिनमें शादीशुदा जीवन की उलझनों को सुलझाने में ना मध्यस्थता काम करती, ना ही आपसी समझ से कोई रास्ता निकल पाता है। कानूनी दबाव ऐसे संबंधों को पुनर्जीवन दे ही नहीं सकता है। ऐसे में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अलग हो जाना दोनों ही पक्षों के जीवन की सहजता के लिए जरूरी है। युवाओं को यह समझना होगा कि जिम्मेदारी रिश्तों को जोड़ने के समय ही नहीं आती, टूटने के दौर में भी हिस्से आती है। बिखराव में भी ठहराव आवश्यक होता है। ऐसे कठिन समय में अपने ही मन को समझना और समझाना जरूरी होता है। जुड़ाव के समय जज्बाती मोर्चे पर बहुत से लोग साथ रहते हैं, जबकि वैवाहिक संबंध के टूटने का समय अकेले पड़ जाने का दौर होता है। यह वक्त महिला और पुरुष दोनों के लिए कठिनाई भरा होता है। हमारे सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में वैवाहिक संबंध का बिखरना कई सवालों के घेरे में ले आता है और इन्हें हालात में न केवल गुमराह करने वाले लोग जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि अपराधी घटनाएं भी होती हैं। एक और टूटते बिखरते मन का उलझाव अपराध करने की कगार पर ले जाता है, तो दूसरी ओर अवैध संबंधों में प्रेम के नाम पर देखे और दिखाए जा रहे झूठे सपने भ्रमित करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मोड़ पर अपराध कर बैठना तो जीवन को सदा के लिए दिशाहीन कर देता है। जरूरी है कि जीवन को व्यवहारिक धरातल पर समझने और जीने का प्रयास करें। और देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जो आजकल जो प्रेम होता है, इसमें सबसे पहला क्या होता है काम? अट्रैक्शन होता है। और वही आप देखते हैं कि वो समझ लेता है कि सब कुछ है और शुरुआत में उसे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वही बोझ लगने लगता है, वही रिश्ता उसे बेकार न लगता है, वही इंसान उसे बेकार न लगता है, उसमें कमियां दिखाई देने लगती है। समस्या तो यही बनी हुई है। और विचारों की बयार, ये आप देखिए, एक बेहतर जीवन तभी जिया जा सकता है जब हम अपने विचारों पर निरंतर गौर करते रहें। सोच विचार ही हमारी हर गतिविधि और हमारी दिनचर्या के रंग रूपों को निर्धारित करते हैं। शोध बताते हैं कि हर पल हम विचारों के घेरे में ही रहते हैं। तरह तरह के हजारों विचार हर समय हमारे विवेक को चुनौती देते रहते हैं। यह सच है कि हमारे विचार हमारे माहौल के अनुसार ही पैदा होते हैं। हम सब ने महसूस किया है कि जिस समय हम सज धज कर किसी दावत या जश्न में अपने मनपसंद साथी के संग शामिल होते हैं, तो उस समय हमारे विचार उमंग आनंद से भरे होते हैं। जब हम किसी विपरीत अनचाहे माहौल में होते हैं, तब हमारे विचार बेहद नकारात्मक उदासी भरे होते हैं। मसलन जब हम टिकट आदि के लिए लंबी कतार में प्रतीक्षारत होते हैं या सड़क पर जाम में फंसे होते हैं, तब हमारी विचारशीलता एकदम अलग होती है। दरअसल आमतौर पर हम अपने माहौल से प्रभावित होकर अपने विचारों के बोझ से दबे रहते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। मगर इतिहास गवाह है कि जो माहौल से अलग हटकर व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वह जीवन को संवारने और निखार लेता है। और यह सन 1912 के ओलंपिक खेलों की बात है, जहां जिम थॉर्प, जो ओक्लाहोमा के एक मूल अमेरिकी थे और अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जिस दिन उनकी प्रतियोगिता होनी थी, किसी ने चुपके से उनके जूते चुरा लिए ताकि वे दौड़ में शामिल ना हो सके। जिम को वहां किसी ने कहा कि तुरंत इसकी शिकायत करो, मर्जी लिखो।
क्या अर्जी लिखो। मगर जिम जानते थे कि इस समय बर्बाद होगा और उनको तो मिनटों में ही जल्दी कुछ करना था। जिम ने ठंडे दिमाग से सोचा, पास ही एक कचरा पात्र को खंगाला, उसमें से 2 जूते खोजे, वही पहन लिए। मगर इसमें से एक जूता बड़ा था, इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त जुराब भी पहननी पड़ी। और इन आसमान से जूते को पहनकर भी जिम ने उस दिन 2 स्वर्ण पदक जीते। यह घटना अपने माहौल को सूझबूझ से सकारात्मक बनने और विजेता बनने का एक महान उदाहरण बना। और एक समाचार पत्र ने यहां तक लिखा कि वह जलनखोर और नादान चूहा चोर, जूता चोर, और अब बहुत पछता रहा होगा, क्योंकि ईर्ष्यालु होकर उसने एक विजेता की राय में बाधक बनने का पाप अपने सिर ले लिया। और आप सोचिए, मैं कहता हूं ना कि जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर सोचिए। जो परिस्थिति आपके सामने है उनसे कैसे निपटना है, उस पर सोचिए। कमियों का रोना, मैं कह रहा हूं, दुनिया रोकती रहती, समस्याएं हर किसी के सामने खड़ी रहती। कोई उन समस्याओं से टकराकर उनका समाधान करके आगे निकल जाता है और कोई रोता बैठा रहता है। हम अपने जीवन की परेशानियों को बहाना नहीं बनने देना चाहिए। क्या हुआ अगर जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं रही? सवाल यह है कि आज हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं। चाहे सुबह उठते ही हमें कोई कठिनाई मिली हो, चोरी हुए सामान, खराब सेहत, असफल रिश्ते या फिर कोई डूबा हुआ व्यापार, और इन्हें अपने सफर में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हमारे पास या तो बहाने हो सकते हैं या फिर आप देखेंगे कि परिणाम, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। अपने जीवन में हम अक्सर बहुत सारी चीजों के दर्द को कंधे पर लादे हुए फिरते हैं। अपने गलत फैसले को सही या फिर गलत के सांचे में फिट कर देते हैं। असली बात यह है कि हालात ना तो कभी सही होते हैं और ना ही कभी गलत होते हैं। इसे एक तरफा हुए बगैर समझा जा सकता है। यानी जो कुछ भी अनचाहा है उसे भुलाया जाना, छोड़ देना, माफ कर देना, आगे बढ़ जाना हमारे हाथ में है और एकदम संभव भी है। जिस जगत में हम जीवन यापन करते हैं वह एक गहरी चेतना से एक सराबोर आईना है। यह चेतना ही हर चीज को संभालती है या फिर गिरा देती है। जो चेतना को सबसे ऊपर रखते हैं, जीवन उनको गतिमान करता रहता है। हम अपने आज पर बीते कल को किस तरह लागू कर रहे हैं यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। कटु स्मृति हर किसी के साथ होती है, मगर सच्चे और सही लोग उससे हटकर सुखद याद के झूले में ही झूलते हैं। सूझबूझ का मजबूत घेरा हमें हर तरह की असहजता से लोहा लेना सिखा देता है। ऐसे मजबूत दिमाग वालों से हम खाली गिलास के बारे में सवाल करेंगे तो वह हंसते हुए कुछ जवाब देंगे कि गिलास तो हवा से लबालब है। और जिस तरह हम अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते और अपने तन पर मैल नहीं जमने देते, उसी तरह मन को भी हर तरह के कचरे से मुक्त ही रखना चाहिए। बुरी भावना, बुरी आदत, बुरे विचार पर एकाग्रता हमको वैसा ही बुरा बना देता है। और हमारे विचार जीवन के ऐसे वाहन हैं जो हमें उन्नति या फिर अवनति के सफल पे ले जाते हैं। इस संदर्भ में एक प्रसंग का जिक्र किया जा सकता है। एक जिज्ञासु छात्र ने अपने अध्यापक से पूछा कि व्यक्तित्व में निखार के लिए हमें क्या करना चाहिए। अध्यात्म ने कहा कि लोग हमें 4 तरीके से देखते समझते हैं। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, और इन्हीं के हिसाब से हमारा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है या बुरा। और अक्सर देखने में आता है कि लोग अधिक लगाव और चाव वश अपने पहनावे पर रखते हैं ताकि उनके पहनावे से दूसरे पर प्रभाव पड़ सके। असल में पहनावा तो एक छोटा सा पहलू हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने विचारों से दूसरों को अपने प्रति कैसा अनुभव करा सकते हैं ताकि सामने वाले लोगों को लगे कि वह कुछ खास है। जो हमसे मिलकर कुछ को खास महसूस करेगा वह हमसे और भी अधिक बार मिलना चाहेगा। और हमारा मन एक ब्रह्मांड की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए मन की सेहत बहुत जरूरी होती है। हमें गंदे, मटमैले और प्रदूषित विचारों के साथ अच्छा जीवन नहीं जी सकते। दार्शनिक सुकरात अपने शिष्यों को यही बात समझाते थे कि यदि जिंदगी आपकी है तो इसे कोई और नहीं चला सकता है, ना कोई जीव जंतु, ना कोई दुखद वातावरण। यह केवल हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने संतुलित सोच से इसे खुशी निभाना चाहिए। क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। या आप देखेंगे कि हादसों की पटरी, किसी भी हादसे की सबक यह होना चाहिए कि आगे ऐसे इंतजाम किए जाए कि ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो सके। मगर विडंबना यह है कि लगभग एक ही प्रकृति के हादसों का सिलसिला बना रहता है और सरकार, आप देखते हैं कि सरकार की ओर से आगे यह ठीक करने के आश्वासन से ज्यादा कुछ भी ठोस सामने नहीं आता है। पिछले कुछ वर्षों से देश भर में रेल हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है और खबरें भी आई हैं और उससे यही लगता है कि रेल सुरक्षा को अपने हाल में छोड़ दिया गया और कभी भी किसी दुर्घटना की खबर आ सकती है। सवाल यह है कि
अगर देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन रेलगाड़ियां हादसों का शिकार हो रही, तो उसके लिए किसकी जवाबदेही बनती है और उसमें सुधार के लिए ठोस उपाय करने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? गौरतलब है कि उड़ीसा के कटक जिले के निरगुड़ी में रविवार को बेंगलोर कामाख्या एसी एक्सप्रेस वे के 11 डिब्बे बर्ती से उतर गए। एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य कई घायल हो गए। हो सकता है कि कटक में हुई दुर्घटना में जान माल का ज्यादा नुकसान ना होना राहत की बात मानी जाए, लेकिन 11 डिब्बों की पटरी से उतरना एक गंभीर घटना ही है। सच यह है कि एक छोटी चूक या लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोगों की जान पर बन आती है। इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ट्रेन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई। ऐसे ही हर हादसे के बाद सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जाती है और लीपापोती एक तरह से की जाती है कि अरे जांच बना दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और आप देखते हैं कि लेकिन सवाल है कि चलती ट्रेन की पटरियों से उतरने उससे उपजे जोखिम से यात्रियों को कब मुक्ति मिलेगी? लोग कब इस आशंका से पूरी तरह मुक्त होकर किसी ट्रेन में से सफर करेंगे कि वह हादसे का शिकार ना हो, वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? अक्सर ऐसी खबरें सुर्खियों में होती हैं कि जिनमें बताया जाता है कि रेलवे विभाग जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल सेवा मुहैया कराने वाला है। इस तरह के सरकारी दावों की बरकस हकीकत यह है कि आज आए दिन किसी ट्रेन के पटरी से उतर जाने की खबर आती है, तो कभी किसी अन्य हादसे की। अगर दुर्घटना को लेकर लोगों के भीतर किसी तरह का केवल डर बैठता है तो इसका कारण लगातार होने वाले रेत हादसे ही होते हैं। जितने दावे और नई तमाम सुविधाओं से लैस आधुनिक ट्रेनें चलाने के लिए किए जाते हैं, उतना ध्यान अगर ट्रेनों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास और उसके मजबूत करने पर दिए जाए तो शायद हादसों को कुछ लगाम दिया जा पाता। और विचित्र है कि ट्रेनों की रफ्तार और उनके बोझ में तो लगातार इजाफा हो रहा है, मगर इसी मुताबिक पटरियों की गुणवत्ता और व्यवस्था गत पहलू को भी बेहतर करना जरूरी नहीं समझा जाता है। सवाल है कि सिर्फ इस मामले में बरती जाने वाली उपेक्षा की वजह से अगर कोई रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो हादसा हो जाता है, तो क्या सिर्फ जांच और कार्रवाई के आश्वासन के जरिए इस समस्या से पार पाया जा सकता है? आधुनिक सकल और महंगे किराए वाली ट्रेनें चलाने के लिए आए दिन आप देखते हैं कि दिन छोटे बड़े हादसे सामने आ रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय रेल महकमे में बड़ी तादाद में रिक्तियां भी पड़ी हुई हैं। सवाल है कि अगर सरकार ट्रेन हादसों पर लगाम लगाने का भरोसा देती भी है तो लचर बुनियादी ढांचे और पदों के खाली रहने की स्थिति में उसका आधार क्या होगा? और जो पद हैं तो वो भरे जाना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां खाली है ना। तैनाती और भ्रष्टाचार, नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की सिफारिश लंबे समय से की जाती रही है, मगर इस दिशा में किसी भी सरकार ने गंभीरता से पहल नहीं की है और फिर यह परिपाटी सी बन गई है कि जब भी सरकार बदलती है, कोई दूसरा दल सत्ता की कमान संभालता है तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के साथ ही अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर पदस्थ करता है और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाए रखने का प्रयास करता है। अब संसद की एक स्थायी समिति ने कहा कि अधिकारियों को लंबे अरसे तक एक ही जगह पदस्थ किए जाने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग से संबंधित चालू वर्ष की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अधिकारियों की बारी बारी से स्थानांतरण की प्रचलित नीति लागू की जानी चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि कुछ अधिकारी 8-9 वर्षों से एक ही मंत्रालय में जमे हुए। कुछ अधिकारियों ने अपनी तैनाती में कुछ इस तरह की चतुराई दिखाई कि उनका पूरा कार्यकाल एक ही मंत्रालय में बीता। करीब 15 वर्ष पूर्व जब अधिकारियों की थोड़े थोड़े समय पर तबादलों की बढ़ती प्रवृत्तियों पर अंगुली उठनी शुरू हुई थी, तब प्रशासनिक आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी भी अधिकारी की तबादला 3 वर्ष से कम समय में न किया जाए ताकि वे एक स्थान पर रहकर कुछ बेहतर काम कर सकें। मगर अब इसके उलट प्रवृत्ति विकसित हुई दिखी जा रही है, तो यह भी एक चिंता का विषय है। निस्संदेह कुछ अधिकारी ईमानदारी और संजीदगी से काम करते हैं और उनका एक जगह लंबे समय तक बने रहना लाभदायक साबित होता है, मगर संसदीय समिति की इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि एक ही जगह लंबे समय तक बने रहने वाले अधिकारी अनियमितताओं में लिप्त हो जाते हैं। अगर बारी बारी से अधिकारियों को तबादले की नीति रहती तो उनका पालन करने में सरकारों को क्या गुरेज होना चाहिए? एक सवाल ये आ रहा है कि ट्रंप की नज़र यूक्रेन के लिथियम पर क्यों है आखिर? ये आजकल आप देख रहे हैं कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यूएसए की बात हो रही है। तो चीन दावा करता है कि उसके पास दुनिया के लिथियम भंडार का 16.5% हिस्सा है। विश्लेषकों का कहना है कि वह दुनिया के कुल लिथियम का 60% रिफाइन करता है। लिथियम आयन बैटरी की उत्पादन क्षमता का लगभग 75% का नियंत्रण उसके पास है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के डॉक्टर गार्विन हॉपर कहते हैं कि लिथियम बैटरी उत्पादन में चीन काफी आगे है। अमेरिका सरकार
चिंतित है कि लिथियम के निर्यात और खनिज पर चीन का दबदबा हो जाएगा तो उसे इस तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2023 में जितने लिथियम को जरूरत थी उससे 8 गुना अधिक 2040 में होगी। अमेरिकी सरकार खनन कंपनियों को घरेलू स्तर पर लिथियम के अधिक उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की पहुंच यूक्रेन के खनिजों तक हो क्योंकि उसने रूस के साथ जंग के दौरान उसकी सहायता की है। गाविन हार्पर कहते हैं कि ये साफ नहीं है कि लिथियम और अन्य खनिजों की कीमत तब कितनी होगी जब उनके खनिज की लागत को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन भंडार की गुणवत्ता के बारे में नहीं पता है। अगर ये आर्थिक रूप से सही हो लेकिन इन्हें चालू होने में 1 दशक या उससे अधिक समय लग सकता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगी। यूक्रेन की जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार देश के पास करीब 5 लाख टन लिथियम का भंडार मौजूद है। यूरोप में ये सबसे बड़ा भंडार है। और यूनाइटेड स्टेट्स आप देखते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे के 2021 में किए गए एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 71 मिलियन 7 करोड़ 10 लाख टन किट लिथियम का भंडार था। अधिकतर लिथियम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली और चीन से आता है। इसके बाद से अमेरिका और चीन में काफी बड़ी लिथियम के भंडार मिले। लगभग 3/4 खनन किए गए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी के लिए होता है। ये बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और कंप्यूटर के लिए जरूरी है। और सोवियत यूनियन की स्थिति के दौरान सर्वे के अनुसार मध्य यूक्रेन में स्थित पोलोख्योस्के और डोबरा में लिथियम भंडार है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के क्रोटा वाल्टा क्षेत्र में भी लिथियम का भंडार है। इस पर आप देखते हैं कि फिलहाल रूस का कब्जा है। और हालांकि ब्रिटेन के बर्मिंघम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मटेरियल्स के प्रोफेसर पॉल एंडरसन कहते हैं कि कोई नहीं जानता है कि यूक्रेन के खनिज भंडारों की जानकारी कितनी विश्वसनीय है और हो सकता है कि यूक्रेन में इसका बड़ा चढ़ाकर बताया। यूएसजीएस ने 2021 में बताया था कि अमेरिका के पास करीब 8 करोड़ 30 लाख टन लिथियम का भंडार हो चुका है। फिर पिछले साल अक्टूबर में सामने आया कि अरकासस में लिथियम का 4.5 मिलियन टन का भंडार मिला है। अमेरिका में सिर्फ एक ही लिथियम की खदान सक्रिय है, वो है नेवाडा के सिल्वर पीक पर स्थित है। यहाँ पर लिथियम को साल्ट फेलेट्स से निकाले गए खारे पानी से निकाला जाता है। प्रोफेसर एंडरसन कहते हैं कि अमेरिका में किसी ने भी बैटरी उद्योग के बढ़ने के बारे में नहीं सोचा था। यूएसजीएच ने हाल ही में अमेरिका अपनी खपत का आधे से अधिक लिथियम आयात करता है। इसमें से अधिकतम चिली और अर्जेंटीना से आता है। और इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के लिए यूक्रेन क्यों जरूरी है, क्यों इतना परेशान है अमेरिका यूक्रेन को लेकर। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बताइए आप लोग। इस तरह से आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।